कॉस से में क्या होता है, कॉस में हम लोग जैसा बोला था यहाँ सी है, तो सी से मतलब सटना। भोजपुरी गाना सुने भी होंगे तो बोलते ना ए से आओ रे, बी से बुलाओ रे, और सी से सटरा के तनी, जो भी एनीवे आगे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि सी का मतलब क्या होता है, सटा हुआ, यानी एंगल जिस वाले साइड से सटा हुआ होगा वो वाला साइड कौन से कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला। इसका बेस जो है वो इस तरह से सर्कल में मोशन कर रहा है। इसी मोशन को हमें किसी एक पॉइंट पे यहाँ रोक दिए हैं, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, और फिर इस केस में हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी के द्वारा, फिर टेंशन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी वजह से बताओ। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं और इस टॉर्क को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखेंगे और इसको और अच्छे से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये एक्सिस y है और ये x है और ये एक्सिस z है, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कुछ यहाँ पे है, जहाँ पे फोर्स F लग रहा है वो कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, अभी हम लोग वो देख लेंगे। उससे पहले चलिए ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्टेंस यहाँ से, यानी y एक्सिस से इस पॉइंट P का, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और ये x एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है वो 4 मीटर ऐसा गिवन है, ठीक है। अब बात आती है कि पॉइंट P पे फोर्स कितना और किस डायरेक्शन में लग रही है। ये जब गिवन होगा तभी तो हम टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप से गिवन है कि ये फोर्स जो है F वो यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये इस हॉरिजेंटल एक्सिस से 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 37 डिग्री पे लग रहा है। हमें इस कंडीशन में पॉइंट A के अबाउट जो कि ये है, और फिर पॉइंट O के अबाउट और पॉइंट B के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। यानी इसमें जो हमें फाइंड करना है वो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू O कितना होगा, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू A कितना होगा, और फिर टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू B ये कितना होगा, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी फाइंड किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी कंसेप्ट आएंगे टॉर्क से रिलेटेड उसको भी अच्छे से डिस्कस किया है, जो कि ऑलरेडी पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ किस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अब इसका सोल्यूशन करते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आप सॉल्यूशन वाले पार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है O के रिस्पेक्ट में, फिर A के रिस्पेक्ट में, फिर B के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये फोर्स है वो कुछ एंगल पे है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अगर कोई फोर्स, जैसा कि हम लोगों ने रिजिड बॉडी में ड्रॉ करके भी देखा, तो किसी एंगल पे अगर फोर्स है तो सबसे पहले आप उसका कंपोनेंट ले लें, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ले लें, ताकि हम किसी एक डायरेक्शन की फोर्स को यूज कर सके, फिर दूसरे डायरेक्शन की फोर्स को यूज कर सके। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो है वो किसी एंगल पे है, तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि इस फोर्स को कंपोनेंट ले लें, ठीक है। तो देखिए इसका ये कंपोनेंट एक होगा। अब हम लोगों ने बात किया था एंगल जिस साइड से सटा हुआ हो, सटा हुआ मतलब वो सी से सटा हुआ होता है ना। देखिए कॉस से में क्या होता है, कॉस में हम लोग जैसा बोला था यहाँ सी है, तो सी से मतलब सटना। भोजपुरी गाना सुने भी होंगे तो बोलते ना ए से आओ रे, बी से बुलाओ रे, और सी से सटरा के तनी, जो भी एनीवे आगे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया कि सी का मतलब क्या होता है, सटा हुआ, यानी एंगल जिस वाले साइड से सटा हुआ होगा वो वाला साइड कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो यानी ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो 20 कॉस 37 डिग्री ये होगा। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी होगी। अब कॉस 37 कितना होता है, साइन 37 कितना होता है, कॉस 53 कितना होता है और साइन 53 कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको भी लिख लेते हैं ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। तो साइन 37 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये 3/5 होते हैं, है यानी 3/5। यहाँ पे अगर हम साइन, चलिए साइन की पहले बात कर लेते हैं। साइन अगर 53 डिग्री की अगर हम बात करें तो 4/5 होता है। इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें, कॉस 37 की अगर बात करें तो जो साइन का है वो कॉस का हो जाएगा 37 पे, यानी 4/5 होगा। और यहाँ पे कॉस 37 की अगर हम बात करें तो वो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह से आता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा, यानी ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा।
तो इसी से हम लोग ये फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, चाहे कि आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होते हैं। जैसा कि देखिए अभी भी हो गया है ना, और आगे तो अभी तो 11th ही है, आप 12th में जाएंगे भी तो हमेशा इसका यूज होता रहेगा, इसलिए आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको आप याद कर लें। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब इसको जैसा कि हम लोगों ने लिखा था कि cos 37 जो होता है वो 4/5 होता है, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो 20 × 4/5 करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, 5 20 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 न्यूटन। यानी ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाली कंपोनेंट है ये 20 न्यूटन फोर्स की, वो कितनी आई 60 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसका अपोजिट ऊपर वाले कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल वाला। तो एक कॉस हो गया तो क्या होगा, दूसरा साइन होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हो गई 20 sin 37, और अभी अभी हम लोगों ने देखा था sin 37 होता है 3/5। तो यहाँ से 20 × 3/5, यानी यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखें कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पी पॉइंट पे वो 12 न्यूटन लग रहा है, और जो हॉरिजेंटल में लग रहा है वो 16 न्यूटन लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने पहला स्टेप यही करना है कि अगर कोई फोर्स अगर किसी एंगल पे गिवन है तो सबसे पहले उसका हॉरिजेंटल वर्टिकल में कंपोनेंट ले लीजिए। वो क्यों ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, वो टॉर्क का क्या पढ़ा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी F × R पढ़ा था, या फिर R × F भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर है तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, है ना, और वहाँ पे जो फोर्स था वहाँ पे भी हम लोग कंपोनेंट लेके ही वो रिलेशन फाइंड किए थे, है ना। तो उतना आप मत सोचिए, ठीक है। सिंपल आप दिमाग में ये रखिए कि जब भी टॉर्क फाइंड करना होगा, अगर कोई फोर्स एंगल पे गिवन होगा तो उसका सबसे पहले हम कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है। अब देखिए इसको सिंपल हम इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओ के रिस्पेक्ट में कि इसका अगर कि ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना आएगा इस फोर्स का। तो चलिए उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम से समझेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉर्क के बारे में क्या देखा था कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो R × F होता है, जहाँ पे R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। क्लियर है। तो अब चलिए इसके टॉर्क का कैलकुलेशन यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए कितने फोर्स हमारे पास आ गए, 2 फोर्स आ गए ना। फोर्स तो था एक ही, लेकिन इसी को हम लोग 2 कंपोनेंट ले लिए तो फोर्स कितने हो गए, 2, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉर्क जो है ओ के रिस्पेक्ट में वो 16 न्यूटन के इसकी वजह से निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 12 न्यूटन की वजह से निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं नेट टॉर्क कितना आता है। तो देखिए अगर हम 16 न्यूटन की बात करें, यहाँ ध्यान से समझिएगा, तो 16 न्यूटन देखिए ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस पी पॉइंट पे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ये 16 न्यूटन। इसी को जब हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे फोर्स को, तो यहाँ कहीं कट करेगा, ए पॉइंट पे बिल्कुल करेगा। तो ध्यान से देखिए ये ए पॉइंट इस ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, 4 मीटर पे ही तो है, क्योंकि पी जितना है उतने ही ओ ए है ना। तो यानी ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। यानी यहाँ से क्या पता चला कि इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम पीछे जब एक्सटेंड करते गए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, है ना। जैसा कि हम लोग जब ड्राइव किए थे टॉर्क का फॉर्मूला, जब समझ रहे थे कि कैसे अप्लाई होता है, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि पार्ट 1 इसी वीडियो के पार्ट 1 वाले पार्ट में देखें। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स वाली लाइन है वो, और ये जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है, इस दोनों को अगर इसको मिलाते हैं तो ये दोनों 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। यही तो हमको पता करना है कि R और F 90 डिग्री वाला कौन कौन सा है। तो ये R कितना हो गया, 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। तो हम लोगों ने 4 मीटर यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। और F कौन सा आया, ये 16 न्यूटन वाला है ना, ये कि 16 न्यूटन है, तो हम लोग यहाँ पे 16 न्यूटन लिख दिया। क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है डायरेक्शन, कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखा था, है ना, R × F करके, जहाँ की हम लोग वेक्टर फार्मूला जब पढ़े थे, तो वेक्टर के फॉर्म में टॉर्क का जो फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, R × F, जिसको हम लोग रेप से रिलेट किए थे। जहाँ पे ये भी हम लोगों ने देखा था कि रेप कितना गंदा टर्म है, जिसके बारे में भी हमको याद रहेगा कि इसके ना इसमें हम लोग को जाना है ना किसी को जाने देना है। और उससे ये भी याद रहेगा रेप से कि पहले R आता है फिर F आता है। क्लियर है। तो हम लोग को हाथ निकालना है और डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या करना है, R के डायरेक्शन में हाथ रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है, R × F,
तो अब यहाँ पे डायरेक्शन इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना टॉर्क आएगा वो तो हम लोगों ने लिख लिया, अब ये किस डायरेक्शन में आएगा वो फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, चलिए अपने हाथ निकालिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी निकाल के देखा है। तो जैसे हाथ निकालेंगे और सिंपल क्या करेंगे, आर के डायरेक्शन में अपना हाथ रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ओ से लेके आर किधर था, ए की तरफ ये वाला आर था, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फाइनल पॉइंट होता है उसकी डायरेक्शन में आर की वैल्यू होती है। तो ये आर हो गई, ठीक है, ओ पॉइंट के लिए जब हम ओ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल यानी ओ से इस पॉइंट पे जहाँ पे परपेंडिकुलर मिल रहा है ये फोर्स वाली लाइन, वो वाले कितने डिस्टेंस पे है, तो ये आर है। तो देखिए आर जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे गया और एफ किधर है, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या बोले थे, हाथ को ऐसे रखेंगे, आर की तरफ ले जाएंगे और उधर मोड़ेंगे जिधर एफ रहेगा। तो ध्यान से देखिए, एफ इधर है और आर यहाँ से ऊपर है, तो आर की तरफ गए और एफ की डायरेक्शन में ऐसे हाथ मोड़ दिए। तो अंगूठा देखिए किधर जा रहा है, अगर हम ऐसे जाके ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है ना, ये अंगूठा बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के अंदर क्या है, माइनस जेड एक्सिस है ना, ये क्या है, निगेटिव वाला जेड एक्सिस, और जेड में हम लोग के बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्शन, माइनस के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस जेड डायरेक्शन में है, यानी आर क्रॉस एफ अंदर चला गया अंगूठा, मतलब माइनस ये। तो यहाँ से पता चला गया, देखिए कि ओ के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क आएगा वो 60 माइनस ऑफ 64 के कैप। देखिए ध्यान से, और इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, केवल इसके वजह से फाइंड किया है, 60 न्यूटन की वजह से। लेकिन केवल बात हमारा 60 न्यूटन की नहीं है ना, यहाँ पे एक और फोर्स है। जितने भी फोर्स होंगे उस सभी फोर्स का टॉर्क ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है और सबको ऐड करना है। तो ये तो आ गई 16 न्यूटन की वजह से। अब बात करते हैं 12 न्यूटन की वजह से, जो कि यहाँ पे है। तो अब इसके लिए हम बात करते हैं, तो देखिए पी पॉइंट से नीचे इसको एक्सटेंड करिए, ऐसे यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पॉइंट ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, जितना ये है 3 मीटर, तो ये भी यहाँ से ओ से लेके बी तक कितना हो गई, 3 मीटर। अब देखिए ये तो आर हो गई, अब इसकी बात करते हैं आर की, तो पता चल गया 3 मीटर। तो इसी फॉर्मूला से देखिए 3 मीटर हो गई। अभी हम फाइंड कर रहे हैं 12 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से, ये तो 16 न्यूटन वाले की वजह से था, अब हम 12 न्यूटन की वजह से फाइंड करेंगे, ठीक है। जितने भी फोर्स होंगे उस सभी फोर्स की वजह से इंडिविजुअली इसी तरह से फाइंड कर करके ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ से पता चल गया आर 3 मीटर है। अब किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस 12 न्यूटन की वजह से। तो फोर्स कितनी है, 12 न्यूटन, ये तो पता चल गया, चलो मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि इस फोर्स की वजह से इस ओ पॉइंट पे किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आर की अगर इस वाले वैल्यू की अगर हम बात करें आर की, तो किधर से किधर होगा, तो हम हमेशा बात करते हैं जो आर की होती है डायरेक्शन, वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो इनिशियल पॉइंट तो ओ है, जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है टॉर्क। फाइनल पॉइंट बी है, जहाँ पे इस फोर्स को एक्सटेंड करने पे मैच किया था, जहाँ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो आर तो पता चल गया ओ से बी तरफ इधर है, अब फोर्स किधर है, ऊपर, ऐसे हुआ। तो देखिए अंगूठा किधर रहा है, बाहर की तरफ, बाहर कौन सा डायरेक्शन है, जेड, यानी के कैप। तो यहाँ से पता चला ये प्लस के कैप है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि इससे पहले माइनस के कैप की तरफ गया था। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, तो 60 माइनस ऑफ 64 के कैप और फिर प्लस आएगा 36 के कैप। अब इस दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 28 के कैप, जो कि ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क आएगा, जो मुझे फाइंड करना था। इसको ध्यान से देखिए और समझिए, इसमें कोई दिक्कत है तो इसको ध्यान से देखिए, दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं। हमने हर एक पॉसिबल पॉइंट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जो भी पॉसिबल डाउट हो सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसमें डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो अगर कोई फोर्स एंगल पे है तो उसका कंपोनेंट लीजिए, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं, है ना, और कंपोनेंट के अलावा भी अगर कोई और फोर्स है तो सब की वजह से इसी तरह से टॉर्क निकालते चलिए, ऐड करते चलिए डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनल आंसर है माइनस ऑफ 28 के आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, कितना, -28। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक अगर ओ के अबाउट समझ में आ गया है, अगर कम नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी बी और ए और बी पॉइंट बचा हुआ है, जिसके अबाउट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके अबाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे आखिर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब चलिए बात करते हैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, कुछ सोचिए और यहाँ पे दिमाग लगाइए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अभी किए हैं सेम वैसा ही करना है। तो कितने फोर्स है हमारे पास, हम लोग क्या बोले थे, अगर टॉर्क फाइंड करना हो तो जितने भी फोर्सेज है सबके द्वारा फाइंड करिए इस फॉर्मूले से, जहाँ पे आर एफ दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये स्केलर वाला फॉर्मूला है ना। तो जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सबकी वजह से टॉर्क फाइंड करिए इस तरह से डायरेक्शन दे करके, और फिर आपस में कैलकुलेशन करके आंसर दे दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, एक 60 न्यूटन लग रहे हैं,
जो कि यहाँ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक 12 न्यूटन लग रहा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। इसी यही दो फोर्स है और दो ही फोर्स है, तो टॉर्क भी दो ही फोर्स की वजह से आएगा, बिल्कुल। तो देखिए ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको फाइंड करना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल इसी की वजह से फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। आप देखिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो आप बी और ओ को भूल जाइए, क्योंकि अब यही एक पॉइंट है ना। ये अलग अलग 3 पॉइंट था, तो जब हम ए के बारे में बात करेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है ना। इसी के जो पार्ट ए वीडियो है उसमें आज बहुत अच्छे से समझा था। तो देखिए पी पॉइंट यहाँ है और ए पॉइंट यहाँ है, तो आर की हम अगर बात करें तो आर ए से लेके पी तक यही तो आर है, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आर किधर है? देखिए यहाँ से लेके इधर गया, हम लोग बात करते हैं इनिशियल ये पॉइंट हुआ, फाइनल पी पॉइंट हुआ, तो आर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, बिल्कुल होगी भैया, इसमें कोई डाउट वाली तो बात ही नहीं रहती है ना, बिल्कुल होगी। तो ये हो गई डायरेक्शन आर की। अब ये आर है और ये एफ है, कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड केस पढ़ा था, जब आर और एफ दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो तो उस केस में जो टॉर्क आता है वो 0 आता है। तो देखिए यहाँ पे ये आर भी इसी डायरेक्शन में है और ये एफ भी इधर से इधर ही डायरेक्शन में है, तो आर और एफ एक दूसरे के ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना? 0। जब एंगल 0 तो टॉर्क 0, यानी ये 16 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क आएगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। तो हम 0 लिख देंगे, प्लस कि जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों केस में टॉर्क 0 आता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है। और दूसरा एक और डिस्कशन किया था कि जब आर की वैल्यू 0 होगी, यानी अगर मान लीजिए ये फोर्स ए पॉइंट पे ही लगता, उस केस में भी 0 हो जाता, क्योंकि आर 0 हो जाता तो टॉर्क भी 0 हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब समझते हैं, ये तो पता चल गया 16 न्यूटन की वजह से टॉर्क 0 क्यों आया। अब चलिए बात करते हैं कि 12 न्यूटन की वजह से इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना टॉर्क आएगा। ठीक है, तो देखिए ये 12 न्यूटन ऊपर लग रहा है और ये पी जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ए वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस 3 मीटर पे है। ठीक है, तो यानी आर कितना है? 3 मीटर। और यहाँ ध्यान से देखिए ये 12 न्यूटन जो ऊपर लग रहा है वो इस आर के परपेंडिकुलर भी है। देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को आराम से यूज करते हैं, आर क्लोज एफ से कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू एफ कितना है, किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं? 12 न्यूटन की वजह से। तो यहाँ पे 12 न्यूटन आ गया। अब चलिए ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अब आती है डायरेक्शन की बात। तो देखिए डायरेक्शन हम लोग सिंपल हाथ निकालते हैं, आर की डायरेक्शन में हाथ रखते हैं, हाथ को उधर मोड़ते हैं जिधर एफ, अगर मान लीजिए यही एफ नीचे होता तो हाथ को ऐसे रखते फिर ऐसे मोड़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऊपर है फोर्स, तो हम लोग हाथ को ऐसे रखेंगे फिर हाथ को किधर मोड़ेंगे? मोड़ते क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई क्रॉस है ना, तो क्रॉस मतलब घुमाना किधर? एफ की तरफ। ठीक है, तो आर को ऐसे लिया और हाथ को एफ की तरफ घुमाया, ऊपर की तरफ 12 न्यूटन की तरफ। देखिए तो अंगूठा किधर है? बाहर, यानी के कैप। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्शन के कैप आया, यानी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क आया है ए पॉइंट के अबाउट वो कितना आया है? 36 के कैप। ध्यान से देखिए कितना ईजी है ना कंसेप्ट। अगर आपको पता है, अगर आपने पिछले वीडियो अच्छे से देखा है तो ये सब आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया ए पॉइंट के अबाउट। अब बच्चा कुछ डाउट अगर कुछ बच जाता है तो चलिए उसको भी काहे रखें, बी पे जाके डिस्कस कर ही लेते हैं कि उसको किस तरह से क्लियर करेंगे। तो अब चलिए बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना, यानी टॉर्क अबाउट किसके फाइंड करना है? बी पॉइंट के। तो जैसा कि अभी बात किया था, जितने फोर्स है सबकी वजह से टॉर्क निकालिए इस फॉर्मूले से। ठीक है, और सिंपल सबको ऐड कर दीजिए डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन नहीं भूलना है, डायरेक्शन जब गलती करिएगा तो फिर आंसर तो गलत होना तय है। तो चलिए बी पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं इस 60 न्यूटन फोर्स की वजह से। तो वो कितना आएगा? तो 60 न्यूटन फोर्स देखिए किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और पॉइंट कहाँ है? यहाँ। तो ये जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट इस बी पॉइंट से ये वाले डिस्टेंस पे है जो कि 4 मीटर है। क्लियर है? अब देखिए 4 मीटर, तो ये क्या है? यही तो आर है, तो आर पता चल गया इस फॉर्मूले से। तो आर हमने 4 लिख दिया। अब किसकी वजह से निकाल रहे थे? इस 16 न्यूटन फोर्स की वजह से। तो फोर्स तो पहले से पता है, अब डायरेक्शन पता करते हैं। तो देखिए इसके अबाउट फाइंड करना था, और किस पे फोर्स लग रहा है? पी पॉइंट पे। तो जहाँ डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल, यानी जिसके अबाउट फाइंड करना है ये इनिशियल पॉइंट हुआ, और जहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ, यानी फिक्स पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लग रही है उसके डायरेक्शन में आर की डायरेक्शन होती है। तो ये हो गई आर की डायरेक्शन। तो सिंपल हाथ निकालिए, हाथ को ऐसे आर के डायरेक्शन में घुमाइए। अब फोर्स देखिए इधर लग रहा है, तो हमने हाथ ऐसे रखा, ऐसे क्रॉस किया, तो देखिए अंगूठा अंदर जा रहा है, मतलब माइनस के कैप की तरफ।
यानी इस फोर्स की वजह से जो आ रहा है डायरेक्शन वो माइनस के कैप की तरफ अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? चलिए ये तो 16 न्यूटन की बात हो गई। अब बात करते हैं 12 न्यूटन की। ठीक है, अब 12 न्यूटन देखिए किधर लग रही है, तो 12 न्यूटन इसके पी पॉइंट के एकदम वर्टिकल ऊपर लग रहा है, जबकि अगर हम पी पॉइंट को ऐसे नीचे एक्सटेंड करें, है ना, तो देखिए आर की डायरेक्शन इधर था और एफ की डायरेक्शन इसके ही जस्ट पैरेलल ऊपर की तरफ है। तो जैसा कि ए पॉइंट के लिए हम लोगों ने बात किया था 0 है, सेम वैसे ही नहीं बन रहा यहाँ पे कि आर ऊपर है और फिर उसी के डायरेक्शन में यहाँ एफ भी है, तो यानी आर और एफ के बीच एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। जब एंगल थीटा 0 है तो आर एफ साइन थीटा से हम कह सकते हैं टॉर्क भी 0 होगा। तो दूसरे केस में यहाँ पे 12 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क आया है वो 0 हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क होगा, बी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आया वो आया -64 के कैप। इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे जितने भी पॉसिबल डाउट हो सकता था ना, हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी क्वेश्चन को अपने से भी करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इसको एक बार खुद से भी कर लेते हैं तो आपका और बचा खुचा जो भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे बिल्कुल डाउट तो नहीं रहेगा ही, यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप एक बार जरूर खुद से क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे और इसको और अच्छे से बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस टॉर्क को। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कुछ इस तरह से। हम लोग इससे पहले भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं और वहाँ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट थे जिसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं बहुत ही पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में। उसी का हम लोग यहाँ पे कुछ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन यूज होने वाले हैं, है ना। अगर आपको नहीं भी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कंसेप्ट डिस्कस आराम से करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉइंट जो है ये पी है। कौन से पॉइंट है? पी। हमने क्या किया, ये कुछ पार्टिकल है एक जिसको हम इस तरह से प्रोजेक्टाइल किए पी पॉइंट से। अब उसकी वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू है, इतना तो पता ही होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से। चलिए इसमें हम 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हाईएस्ट हाइट वाला जो पॉइंट है उसको एच बोल देते हैं और जहाँ पे कोलाइड करने वाला है उसको हम लोग आर बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, और ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से वो थीटा दे रखा है प्रोजेक्टाइल एंगल। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P व्हेन, हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है जब ये m मास की पार्टिकल व्हेन पार्टिकल फर्स्ट पार्ट एट पॉइंट H, जब पार्टिकल H पे है उस केस में इस P पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क आएगा वो फाइंड करना है। फिर दूसरा जस्ट बिफोर कोलाइड एट पॉइंट R, यानी जस्ट बिफोर कोलाइड एट पॉइंट R, यानी R पे जस्ट कोलाइड करने वाला जो पार्टिकल होगा उस कंडीशन में भी इस P पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ इस थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिएगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं एक बार फिर से, ताकि हम लोग इसमें जो भी चेंजेस करेंगे क्लियर दिखे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, और हम लोगों ने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि यू वेलोसिटी से नीचे फेंका गया है और एंगल थीटा है और ये पॉइंट पी है और पार्टिकल का जो मास है वो एम है और ये जो हाईएस्ट पॉइंट दे रखा है वो एच है और जहाँ पे कोलाइड करने वाला है वो आर है। क्लियर है? जैसा यहाँ था वैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम लोग अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है टॉर्क व्हेन, जब पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट एच पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टिकल को मान लेते हैं। जब पार्टिकल यहाँ है तो यानी इसका मास m यहाँ होगा, यानी फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। mg ग्रेविटी की वजह से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे पता चल गया कि फोर्स नीचे की तरफ इस तरह से लग रहा है। तो इस केस में हमें इस फोर्स के, यानी फोर्स से ही तो हमारा टॉर्क आता है। तो जब इस पॉइंट पे पार्टिकल है एच पॉइंट पे, तो फोर्स कितना लग रहा है, mg, जो कि एकदम जस्ट नीचे लग रहा है
इस तरह से कह सकते हैं ये एक परपेंडिकुलर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो परपेंडिकुलर है। अब हमें इस फोर्स mg की वजह से P पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग अभी अभी जो पढ़े थे तो पिछले एग्जाम्पल में वो टॉर्क क्या था, R इंटू एफ, जहाँ पे R एफ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये जो फोर्स लग रही है वो R से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रही है, तो यही तो है जो कि यहाँ से यहाँ है। तो देखिए यहाँ P पॉइंट से लेकर R तक इस पार्टिकल का रेंज है, तो इस रेंज का हाफ कितना होगा, R/2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, R/2। R जहाँ पे क्या है, ये पॉइंट नहीं है, ये R का मतलब है रेंज। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है पॉइंट में तो इसको आप Q बना लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा। ये R नहीं है, ये पॉइंट Q है। तो अब R का मतलब यहाँ पे क्या है, R का मतलब है रेंज जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, जिसका फॉर्मूला आप लोग पहले से याद किए होंगे, u² sin 2θ/g, है ना। अगर नहीं याद है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जाकर याद कर लीजिएगा, उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टॉर्क की तो R कितना आया, R देखिए R/2 यानी रेंज अपॉन 2। और हाफ क्यों है ये रेंज के, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है ये पार्टिकल, और हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के आधा इधर होता है और आधा इधर होता है, तो ये आधा इधर हुआ यानी R/2 हो गया। तो ये R/2 R पता चल गया। किस फोर्स की वजह से अभी निकाल रहे हैं हम टॉर्क, तो mg की वजह से, तो यहाँ पे mg आ गया। अब डायरेक्शन की बात आती है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, R की वैल्यू कितनी होगी अभी फॉर्मूला लिख देंगे। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं साथ में। तो देखिए फोर्स किधर लग रही है, यहाँ फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट, यानी डायरेक्शन हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना होता है वहाँ से दूर की तरफ R जाता है। तो देखिए R की डायरेक्शन यहाँ से दूर की तरफ इधर हो गई, तो ये R की डायरेक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो R किधर गया, इधर, और F किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। देखिए इसी को अगर हम डॉटेड लाइन नीचे दिखाएंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो हाथ को हम ऐसे रखेंगे R की डायरेक्शन में, फिर F की डायरेक्शन में ऐसे मोड़ देंगे। देखिए फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो ऐसे R ऐसे F, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी अंदर क्या होगा, -k कैप। क्लियर है, ये हो गई टॉर्क P पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जब पार्टिकल कहाँ था, H पे। तो समझ में आया, ये P पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड हम लोग फर्स्ट पॉइंट का डिस्कस अभी कर रहे हैं कि जब पार्टिकल H पॉइंट पे होगा तो टॉर्क P पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, वो इतना आया। और रेंज का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने बोला था अभी कि u² क्या होता है, sin 2θ/g होता है, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो यहाँ 2 भी हो जाएगा, इंटू mg हो गया, और ये -k कैप तो है ही। यहाँ से देखिए g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट P, तो वो यहाँ से कितना आएगा, mu² sin 2θ/2, और इधर -k कैप। ठीक है, वो कैसे डायरेक्शन फाइंड की है अभी अभी हम लोग देखें। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये टॉर्क जो आया है वो इस पॉइंट के अबाउट आया है, इस mg की वजह से, जब पार्टिकल कहाँ था, H पॉइंट पे, जो कि ये फाइंड हुआ है। और यहाँ -k कैप कैसे आया, वो अभी हम लोगों ने डायरेक्शन के हेल्प से देखा है कि कैसे आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि जस्ट पार्टिकल जब इस Q पॉइंट से कोलाइड करने वाला ही होगा, यानी Q पॉइंट के जस्ट ऊपर होगा, उस केस में कितना आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो कैलकुलेट करके आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था, कुछ वैसे ही डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे, है ना, और फिर इसको बारीकी से हर एक स्टेप को समझेंगे। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। क्लियर है। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो कुछ ऐसा था जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, और ये पार्टिकल यू से ऐसा कुछ जा रहे थे जो कि वेलोसिटी वी है, पार्टिकल का जो पी पॉइंट पे यहाँ मास है वो एम है, और ये पॉइंट आर है। अब देखिए एच पॉइंट का तो कोई यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या है, जस्ट कोलाइड करने से जस्ट पहले, यानी यहाँ का ही पार्टिकल होगा, ये एम मास की, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कुछ नीचे एम जी ऐसा कुछ लगेगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमें बेसिकली इसी फोर्स की वजह से जब पार्टिकल आर से जस्ट कोलाइड करने वाला होगा तब हमको टॉर्क जब फाइंड करना था, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, यानी इसी एम जी की वजह से इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था टॉर्क आर इंटू एफ होता है, जहाँ पे आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एफ नीचे लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये आर वाली जो है ये पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही डिस्टेंस तो आर होगी, और आर के डायरेक्शन किधर होगी, देखिए इससे जहाँ पे फिक्स जिस पॉइंट के अबाउट निकालना हो वहाँ से दूर की तरफ, मतलब यहाँ से इधर की तरफ लगेगा। तो देखिए ये हो गई आर, और ये आर क्या है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज तो है,
रेंज ही है r, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो ये mg कितने डिस्टेंस पे लग रहा है p पॉइंट से, r पे, जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज है। तो हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ये r और ये mg दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि mg वर्टिकल है, ये r हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे बिल्कुल पुट कर सकते हैं, यही तो हमको चाहिए था कि r और f एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जो कि यहाँ पे है भी। तो यहाँ r की जगह क्या लिख देंगे, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज इंटू फोर्स हो गया mg, ये mg इंटू अब देखिए के डायरेक्शन। तो अभी अभी जैसे बात किया था, ऐसे r की तरफ रखा, f की तरफ नीचे मोड़ा, उसके बाद अंगूठा किधर गया, अंदर, तो माइनस के कैप आ गया, क्योंकि ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ है। तो r की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, इस p पॉइंट के वर्ड निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए लिख दिए। अब देखिए r की वैल्यू रेंज होता है, जो कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। अगर याद नहीं है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन से इसको याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये हो गया इंटू mg इंटू माइनस के कैप। तो देखिए यहाँ से जो कैलकुलेट करके आएगा p पॉइंट के अबाउट टॉर्क, वो आएगा, ये g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से m u स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब डायरेक्शन की बात करें तो माइनस ऑफ के कैप, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है कि कैसे कैलकुलेट किया, r f, तो माइनस के कैप की तरह आ गया। तो ये हमारा आ गया कि p पॉइंट के अबाउट टॉर्क जब पार्टिकल कहाँ, जस्ट r पॉइंट पे कोलाइड करने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या रहता है, बार बार ये r और f फाइंड करना होता है, वो भी कौन सा, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो हम लोग कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी एग्जांपल सेकंड देखा था स्टार्टिंग में, उसमें हम लोग किसी एंगल पे जो फोर्स गिवन था उसको हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया था और फिर उसको परपेंडिकुलर बनाया था, है ना। बेसिकली हम लोग परपेंडिकुलर ही बनाने के लिए कंपोनेंट लिया था। जबकि आप 4-5 एग्जाम्पल खुद से भी करेंगे ना, तो आपको इस बात का फील आ जाएगा कि हम लोग परपेंडिकुलर कैसे कैसे बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हर बार हमको यही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि सबसे बेटर यही फार्मूला आपको यूज़ करने में होता है। केवल यही आरबीडी में ही नहीं, जब आप 12th में भी जाएंगे ना, तो वहाँ से बहुत सारा चैप्टर आएगा जहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्म यूज़ करना ज़्यादा बेटर पड़ता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही अपने अंदर आदत डाल लीजिए कुछ इस टाइप का। आप फॉर्मूले से तो आप निकाल सकते हैं कि ये टॉर्क जो होता है वो RF साइन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो आप उस वाले वैल्यू से हमेशा कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखिए, ताकि अगर कितना भी फोर्स क्यों ना गिवन हो, कितना भी 1000 फोर्स भी गिवन होगा ना, तो आप इस फॉर्मूले से सिंपल ऐड कर करके सबसे फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल नंबर हम लोग फर्स्ट में देखे थे। तो आप आदत बनाएं कि इस फॉर्मूले का ही यूज करें, जहाँ पे r और f एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर नहीं है तो कंपोनेंट लेके बना देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए एग्जांपल नंबर हम लोग 4 देखेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद इसमें बिल्कुल भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई पॉइंट है जो यहाँ पे फिक्स है, जिससे एक थ्रेड है, रस्सी है, जिससे एक मास है, m मास का यहाँ पे बांधा हुआ है। अब ये तिरछा क्यों है अभी पता चल जाएगा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। ये मान लीजिए इस तरह से है, और ये जो मास है ना, वो इस तरह से कुछ हो, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मोशन कर रहा है। वो किस तरह से कर रहा है अभी हम लोग समझ लेंगे, उसका दिक्कत आप टेंशन बिल्कुल बना लें। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ कहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस रॉड का जो ये जो रस्सी है ना, इसका जो लेंथ है वो L है, और ये जो पॉइंट है ये O है, जहाँ से फिक्स है ये रस्सी। क्लियर है। और ये जो रस्सी है वो इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। अब हमें जो इसमें फाइंड करना है वो टॉर्क फाइंड करना है इस O पॉइंट के अबाउट। अब O पॉइंट के अबाउट, पॉइंट का तो पता चल गया किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, लेकिन अब ये तो बताओ कि किसकी वजह से फाइंड करना है, कौन कौन से फोर्स की वजह से फाइंड करना है। तो देखिए इसकी मास m है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, तो उसकी वजह से हमें फाइंड करना है कि इस पे टॉर्क कितना आ रहा होगा O पॉइंट के अबाउट। ठीक है, यानी हमें जो टॉर्क फाइंड करना है वो ग्रेविटी की वजह से फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, यानी ये O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ग्रेविटी की वजह से कितना टॉर्क आएगा ये फाइंड करना है। ठीक है, अब दूसरा हमें, ये तो चलिए फर्स्ट हो गया। अब इसी में सेकेंड भी फाइंड करना है कि इस रस्सी, ये देखिए रस्सी है, तो रस्सी में ऐसे अगर ये बॉल ऐसे घूम रहा होगा, वो कैसे घूम रहा होगा अभी समझ लेंगे। अगर ये घूम रहा होगा तो इस रस्सी में टेंशन भी होगा, तो उस टेंशन की वजह से, रस्सी में जो टेंशन है उसकी वजह से इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना टॉर्क आएगा ये फाइंड करना है। फिर थर्ड पॉइंट, अब देखिए ये आपको कुछ सर्कल में लग रहा है इस तरह से घूमते हुए, है ना। तो जब सर्कल में कोई पार्टिकल घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है ना, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से भी हमें इसमें फाइंड करना है टॉर्क, यानी टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, ये कितना आएगा, यानी हमें ये 3 टॉर्क फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में।
जिसको बारी बारी से हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे और समझेंगे भी, बस आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। तो चलिए इस तीनों पार्ट को देखने से पहले हम लोग इस मोशन को देख लेते हैं कि आखिर ये जो पार्टिकल है इसका मोशन एक्चुअल में किस तरह से हो रहा होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट ओ है ना, वो पॉइंट कुछ इस टाइप से है, आपको हम दिखाते हैं। ये जो ओ पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा उंगली ये इस तरह से है और ये ओ पॉइंट जो है वो यहाँ है, और इस तरह से ये रस्सी इस तरह से दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ऐसे है। अब ये ऐसे तो रुका हुआ नहीं हो सकता ना, ये ऐसे सर्कल में मोशन कर रहा है। वो कैसे मोशन कर रहा है आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ओ पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब देखिए ये ओ पॉइंट था, ये यहाँ पे फिक्स है, और ये जो है इस तरह से सर्कल में मोशन कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो है इस तरह से सर्कुलर, इसका बेस जो है वो इस तरह से सर्कल में मोशन कर रहा है। इसी मोशन को हमें किसी एक पॉइंट पे यहाँ रोक दिए हैं, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, और फिर इस केस में हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी के द्वारा फिर टेंशन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी वजह से बताओ। तो इसका मोशन समझ में आया कैसा है। ये ओ पॉइंट यहाँ पे फिक्स है और ये रस्सी कुछ इस तरह से सर्कल में इस तरह से कुछ मोशन कर रहा है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसा मोशन हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये है इस तरह से, इसी रस्सी का लेंथ जो है वो यहाँ पे ये एल है, इस जो ये पार्टिकल यहाँ पे गिवन है उसका मास एम है, और जो इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से सर्कल में बेस इसका कैसा होगा, जो मोशन होगा इसका बेस में वो कैसा है, सर्कुलर, है ना। तो मोशन तो समझ में आ गया अभी तक कि किस तरह से इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर कैलकुलेशन जो इसको करने वाले हैं उस कैलकुलेशन को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटी के द्वारा। तो चलिए हम लोग पहले में और इसको डायग्राम भी बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मान लीजिए डायग्राम है और ये ओ पॉइंट है जहाँ से ये पार्टिकल फिक्स है एम मास का, ठीक है। अब देखिए यह अभी जैसा जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, ये एक इस तरह से सर्कुलर मोशन में सर्कल में मूव कर रहा होगा। अब हमें फाइंड करना है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो ग्रेविटी देखिए नीचे ही लगेगा ना, इस तरह से, सिंपल सी बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। ये हो गई। अब ध्यान से देखिए, फोर्स तो पता चल गया और पॉइंट भी पता चल गया, और हम लोग को जो पहले से पता है वो टॉर्क इज इक्वल्स टू पता है आर इंटू एफ, सिंपल, ठीक है। जहाँ पे आर और एफ क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी हमें बेसिकली आर के बारे में वो आर लेना है जो इस एफ के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एफ को थोड़ा पीछे खींच के ले जाते हैं ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो देखिए ये जो एफ नीचे लग रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से ऊपर खींच के ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपको यहाँ जो दिख रहा होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी यहाँ इससे मिला देते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से इस ये फोर्स वाली लाइन जो है, ये फोर्स वाली लाइन है, यहाँ पे आपस में परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो यही तो आर है जो इस फोर्स वाले लाइन पे यहाँ पे कट कर रही है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यही आर है। तो देखिए ये एल था इसका लेंथ, ये एंगल थीटा था। तो बेसिकली जितना ये होगा उतने ही ये भी होगा। तो ये देखिए ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा हो गया। और इसकी बात करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा वो एल साइन थीटा होगा। यानी ये एल साइन थीटा है तो ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा। तुमको आर के बारे में पता चल गया और एफ के बारे में पता चल गया, और साथ में ये भी पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अगर आपको ये डाउट हो रहा होगा ना कि हमने इस फोर्स को ऊपर क्यों किया है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे कि आप बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड किए फोर्स को आप कहीं भी उस फोर्स को रख सकते हैं। तो सिंपल आप डॉटेड लाइन का मतलब ये समझ लीजिए, इसी फोर्स को हमने उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे अगर जो फोर्स लगे इसको डॉटेड किया, तो यही फोर्स ही एक तरह से ये फोर्स वाली लाइन है। तो इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर ओ पे ड्रॉ किया, तो यही डिस्टेंस तो आएगा जो कि एल साइन थीटा की इक्वल होगा, जो कि इस टॉर्क में आर है, ठीक है। तो आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई एल साइन थीटा, और एफ कौन आता है जिसकी वजह से टॉर्क फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो एम जी आ गया, जैसा आया वैसा हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अब डायरेक्शन पता करना है। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम लोग सिंपल क्या बात किए थे, ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से फोर्स की तरफ डायरेक्शन होती है आर की, सिंपल सी बात है, आर की डायरेक्शन ये हो गई। तो अब इसको ध्यान से देखिए, आर जो है वो ओ से इधर है, ठीक है, और एफ नीचे की तरफ है। तो सिंपल अपना हाथ निकालिए और आर के डायरेक्शन में ले जाइए, हाथ को उधर मोड़िए। मोड़ते कैसे है, जो कि हम लोग टॉर्क में पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ था, है ना। इस क्रॉस का मतलब होता है हाथ को मोड़ना, क्रॉस करना। तो ये आर पहले आर की तरफ ले गए, जैसे यहाँ है देखिए, और क्रॉस आया बीच में, तो क्रॉस करना है किधर, एफ की तरफ। तो आर गया, एफ नीचे, अंगूठा किधर आया, बाहर, तो अंगूठा के डायरेक्शन ही टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो बाहर क्या होता है,
बाहर क्या था, जेड डायरेक्शन मान लीजिए बाहर है, तो वो के कैप आ गया। आप चाहे तो इसमें आप इस तरह से डायरेक्शन पहले भी दिखा सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है, इसके ऊपर वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या बोले, ये आर आया, एफ नीचे, तो अंगूठा बाहर आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं बाहर क्या है, जेड एक्सिस, तो वो होता है के कैप। क्लियर है, तो यहाँ से के कैप आ गया। तो यहाँ से क्या फाइंड आ गया, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कितना आया, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं एम जी एल साइन थीटा के कैप। डायरेक्शन नहीं भूलना है ना, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ हम लोग जानते हैं टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया ना फर्स्ट पॉइंट की कैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब चलिए इसी का सेकेंड पॉइंट, टेंशन की वजह से यहाँ पे टॉर्क फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले इसको क्लीन करते हैं, और अब चलिए इसको भी हम लोग सेकेंड पॉइंट को भी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि टेंशन के लिए फाइंड करना है, तो सेम आप पहले डायग्राम एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाएं ताकि समझने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है ना इसका बेस में, और वो किस तरह से कर रहा है अभी हम लोगों ने देखा था इसके मोशन को अच्छे से, और ये सेंटर है। क्लियर है। अब देखिए ये इसका मास mg है और ये पॉइंट O है, ये एंगल थीटा है। अब बात करनी है टेंशन की वजह से, तो आपको NLM में भी ये पढ़े हुए हैं ना, ये सब पहले ही पढ़ रुके हैं। NLM में पढ़े टेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये mg जो कि ग्रेविटी की वजह से फोर्स आ रहा है, तो mg नीचे आ गया। तो अब देखिए इसमें हमें फाइंड करना है टेंशन की वजह से टॉर्क इस O पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो टेंशन ये रस्सी है, तो टेंशन इस रस्सी में ही होगा ना, जब घूमेगी तो टेंशन तो होगी रस्सी में, बिल्कुल होगी। तो देखिए इस टेंशन की वजह से इस O पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए ये टेंशन इस रस्सी में है, और ये रस्सी जो यानी टेंशन की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, उस रस्सी के डायरेक्शन में ही होगा। और ध्यान से देखिए ये रस्सी जो है ये O पॉइंट से ही पास हो रहा है, O पॉइंट से ही पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेंशन है इस O पॉइंट से ही पास हो रहा है, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर डायरेक्शन रस्सी की होगी, है ना, क्योंकि रस्सी जिधर खींचेगी उधर ही तो टेंशन फोर्स खींचेगा लगेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ये रस्सी है, इसको जब हम इधर खींच रहे हैं तो इसका क्या, इसमें जो भी टेंशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि इधर खींचा रहा है। तो जिधर रस्सी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में टेंशन होती है। तो देखिए टेंशन इस रस्सी के डायरेक्शन में, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये रस्सी जो है वो इस O पॉइंट से जुड़ा हुआ है, पास हो रहा है, यानी ये टेंशन O पॉइंट से ही पास हो रहा होगा। और जब फोर्स जब किसी फिक्स पॉइंट से ही पास हो, जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना होता है, तो उस केस में R कितना होता है, 0, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इसी पॉइंट से ही पास हो रहा है जहाँ से हमें जिसके अबाउट फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं 0 है। तो जब R 0 है तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क 0 होगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल्स टू R F होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टॉर्क ड्यू टू टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि टेंशन इस O से ही पास हो रहा है, तो R 0 हो गया, इसलिए टेंशन की वजह से टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। सिंपल है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसी में थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम जैसा गिवन है। तो ये मास m है और रस्सी का लेंथ l है, और ये कुछ सर्कुलर इस तरह से सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, और ये इस तरह से कुछ होगा, मिला दिए, जो होगा वो सिंपल कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये एंगल ये थीटा दे रखा है। अब ये जो पार्टिकल है m मास की, वो कितना से रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ओमेगा से। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। वो किस तरह से मोशन कर रहा होगा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने इसको देखा था मोशन कि यहाँ से अगर O पॉइंट से फिक्स है तो ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये मोशन नहीं करेगा। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। देखिए ये फिक्स है, और ये इस तरह से सर्कल में कितने से अब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हम लोग सर्कुलर मोशन में अच्छे से इसको पढ़ रखे हैं कि उसके पास ओमेगा होता है ना। तो हम लोग उसी के देख सकते हैं कि यहाँ पे वही ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है बेसिकली इस सेंट्रीपिटल यानी FC मान लेते हैं। FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करना है। तो बेसिकली हमको सबसे पहले FC फाइंड करना पड़ेगा। जब फोर्स पता चलेगा तभी तो हम टॉर्क फाइंड करेंगे, है ना। तो FC देखिए, अगर सर्कुलर मोशन से आपको याद होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस होता है। आप इसको स्मॉल r लिख सकते हैं। ये रेडियस क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे ये सर्कल है, यानी बेसिकली हमको ये r पता करना है। यही तो यहाँ से लेके यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही इस सर्कल का रेडियस होगा, जो कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स में है। तो ये r कितना होगा, देखिए ये l है,
ये पूरा L। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर हम बात करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो ये L है, तो ये L cos थीटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L cos थीटा होगा, प्लस यहाँ से यहाँ L sin थीटा, यानी R की वैल्यू कितना होगी, L sin थीटा। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चला R जो है वो L sin थीटा है, तो आप यहाँ से FC फाइंड कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू L sin थीटा। क्लियर है, ये FC पता चल गया। अब हमको पता करना है टॉर्क, और हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, R इंटू एफ होता है, जहाँ पे R और F क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखिए फोर्स के बारे में पता चल गया है कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, कुछ पता चल गया है। तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में है और हमें जो जिस पॉइंट के पास टॉर्क फाइंड करना है वो पॉइंट यहाँ कहीं O है। तो अब देखिए ये फोर्स वाला लाइन हो गई और ये पॉइंट O हो गया, तो O पॉइंट और इस फोर्स वाले लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। इसको ध्यान से देखिए, ये फोर्स वाली लाइन हो गई और ये हो गया O, यानी इस फोर्स वाली लाइन से इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे इस फोर्स वाली लाइन पे, तो यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो कि यहाँ से इस तरह से आ रही है, तो यही तो R होगी, ठीक है। यानी इस जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है उसके और फोर्स वाली लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इस फॉर्मूले में है। क्लियर है। तो देखिए ये R जो था ये इसका रेडियस था, लेकिन ये स्मॉल r का मतलब हुआ कि इस फिक्स पॉइंट से फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कैपिटल R कर ले, ताकि पता चले कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में m ओमेगा स्क्वायर इंटू R होता है, वो हम लोग सर्कुलर मोशन से पढ़े होते हैं। तो अब यहाँ पता चल गया कि R कौन है। अब R हम जैसा कि अभी बोले थे ये L है, तो ये एंगल इस वाले साइड से सटा हुआ है और एंगल जिस साइड से सटा होता है वो कंपोनेंट cos थीटा वाला होता है, ठीक है। तो ये L हुआ, तो ये L cos थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस स्मॉल r हुआ वो L सॉरी साइन थीटा नहीं, ये L cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए R भी पता है, F भी पता है ना, बाकी डायरेक्शन हम लोग अभी पता कर लेंगे। तो पहले हम लोग R की वैल्यू रखेंगे जो कि L cos थीटा है, ठीक है। अब F देखिए किसकी वजह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं इस टॉर्क को, तो वो फाइंड कर रहे हैं इस फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा। क्लियर है। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O वो इतना आएगा। अब बात करनी है डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं जितना इंपॉर्टेंस मैग्नीट्यूड की होती है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी डायरेक्शन की भी होती है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं वेक्टर वाले का। तो देखिए R की डायरेक्शन सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो R की डायरेक्शन किधर होती है, बार बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जिधर फिक्स पॉइंट होती है उधर से दूर, है ना, जहाँ इसको दूर करिए जहाँ पे फोर्स के लाइन वाले पे ये परपेंडिकुलर आया है उस डायरेक्शन में। तो R का डायरेक्शन पता चल गया, ऊपर से नीचे है, और F का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखिए अपने R को नीचे करिए, ऐसे हाथ को नीचे, और इसको उधर रखिए जिधर फोर्स की डायरेक्शन है, ताकि उंगली उधर क्रॉस हो सके। तो R नीचे है तो नीचे हाथ नीचे करिए और इधर उंगली को R की तरफ क्रॉस करिए, है ना, जैसा कि यहाँ है R क्रॉस, तो क्रॉस F किधर क्रॉस करना है, F की तरफ, ठीक है। तो R नीचे F उधर, तो उधर क्रॉस कर दिए, जिधर अंगूठा आया किधर आया, बाहर की तरफ, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। तो बाहर की तरफ हम लोग जानते हैं K कैप होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो टॉर्क सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आएगा इस वो पॉइंट के अबाउट, वो m ओमेगा स्क्वायर L साइन थीटा इंटू L cos थीटा आएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से टॉर्क फाइंड करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो आप जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है उसमें हर एक चीज़ को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि क्यों हमने जो कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज़ का रीज़न के साथ पढ़ा है। तो आप इसको खुद से भी एक बार सोल्व करें और सोचें कि आखिर हमने जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी और बचा हुआ, अगर डाउट तो भी वैसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी अब, लेकिन फिर भी बचता है तो आप खुद से जब करेंगे एक दो बार इस क्वेश्चंस को जो भी हम लोगों ने करा है, तो बिल्कुल क्लियर आपका डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग टॉर्क के ही पॉइंट पे बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसको समझने के लिए हम लोग वहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।